स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। आ बैल मुझे मार वाली कहावत तो हम सब ने सुनी है। इसका मतलब है मुसीबत को खुद न्योता देना। नेचर के साथ भी हम कुछ यही कर रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हमें ही झेलने पड़ रहे हैं। केरल के वायनाड में यही हुआ, उत्तराखंड और हिमाचल में भी ऐसा ही हो रहा है। तो सवाल है कि कुदरत से खिलवाड़ आखिर कब तक? केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड से मरने वालों की तादाद 276 तक पहुंच गई है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 240 से ज्यादा लोग आज तीसरे दिन भी लापता है। मौसम विभाग ने आज फिर से वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने फिर से कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा जताया है। ड्रोन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्नीफर डॉग्स के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं वायनाड के अपडेट देने के साथ साथ हम इस आपदा की वजहों पर भी आज चर्चा करेंगे। वायनाड और हिमाचल से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, जहां लैंडस्लाइड की मार कई जिंदगियों पर भारी पड़ी है। वायनाड से पिंकी राज पुरोहित हमारे साथ जुड़ी है, वहीं हिमाचल से अमनदीप हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। पिंकी, आप बताइए सबसे पहले कि इस वक्त वायनाड में किस तरह के हालात हैं? वायनाड भूस्खलन में किस युद्ध स्तर पर जो है ये पूरा रेस्क्यू वर्क इस वक्त किया जा रहा है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये मुंडकई गांव है जो पूरी तरह से वॉश ऑफ हो चुका है इस लैंडस्लाइड में, और जेसीबी के सहारे इस पूरे मलबे को हटाकर लोगों को खोजने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तमाम एजेंसीज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट और लोकल रेस्क्यू टीम्स के अलावा सभी एजेंसीज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आर्मी, नेवी की टीम्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार इस रेस्क्यू वर्क को किया जा रहा है ताकि समय के खिलाफ ये जो युद्ध है उसे जीता जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। 250 से ज्यादा लोग जो है वो इस लैंडस्लाइड में मारे गए हैं और लगातार जो है वो बढ़ ही रहा है, क्योंकि डैमेज इस हद तक हुआ है जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। कई सालों तक ये वायनाड के लिए जो है एक बहुत ही दुखद याद बना रहेगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो इन घरों से जो है इन घरों से निकाली गई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के ना सिर्फ ये आशियाने बल्कि लोगों के परिवार जो है वो पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। कोई नहीं जानता कि उनके ये परिवार वाले कहाँ होंगे। ये तमाम तस्वीरें बहुत ही दुख देने वाली तस्वीरें, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग जो है वो इस मलबे में खो चुके हैं और इन्हें निकालना बहुत बड़ा चुनौती इसलिए है क्योंकि चारों तरफ केवल और केवल मलबा है और कोई नहीं जानता कि कहाँ पर ये लोग फंसे होंगे। जो लोकल हम बात कर पा रहे हैं लोगों से, उनसे हमें ये जानकारी मिली है कि केवल वोटर्स जो एक गांव में 3000 के आसपास है, यानी उनके बच्चे, उनके जो परिवार वाले होंगे, जो नॉन वोटर्स होंगे, उन सब की संख्या मिलाकर कितने ज्यादा ये लोग होंगे। और ऐसे में 250 से ज्यादा लोग को क्योंकि मौत हो चुकी है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि करीब 300 के आसपास लोग अभी भी मिसिंग है। ये अब तक का पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा लैंडस्लाइड कह सकते हैं जहां पर लोगों की जिंदगियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। ये तो थी ग्राउंड रिपोर्ट, जहां से आपने देखा कि वायनाड में किस तरह के हालात बने हुए हैं। चलिए अब चलते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे के पास, उनसे समझते हैं कि ये लैंडस्लाइड क्यों हुआ और वायनाड में अब किस तरह की स्थितियां बनी हुई है। जी प्रशांत, बताइए। बिल्कुल, और जरा हमें समझना होगा कि जो किसी भी इलाके की कैरिंग कैपेसिटी होती है उसका इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसको इस बात से समझिए कि वायनाड का 40% क्षेत्र जो है वो इस तरह की लैंडस्लाइड को लेकर सेंसिटिव है। बहुत सी रिपोर्ट आती रही हैं, हमने उत्तराखंड के मामले में भी देखा कि इस तरह की रिपोर्ट सामने आती रही हैं। अब आपको जरा डेटा बताते हैं। 2015 से 2022 तक अगर हम देखें
इस दौरान पूरे देश में करीब 3800 के करीब लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। अकेले अब केरल को इसमें जोड़ देते हैं, केरल ने अकेले 2200 से ज्यादा जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी, जो कि रेशियो बताता है कि 59% से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं पूरे देश में कहीं अगर हुई तो वो केरल में हुई, और उसमें भी वायनाड लगभग 40% से ज्यादा उसका क्षेत्र जो है वो आता है इस सेंसिटिव जोन में। अब इसकी सबसे अहम वजह क्या है? आप केरल को मानते हैं गॉड्स ओन कंट्री, आमतौर पर उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। अब इन इलाकों में आमतौर पे यह माना जाता है कि ये इलाके थोड़े अनटच्ड होने चाहिए, यहां पर बहुत ज्यादा जो कारोबारी गतिविधियां हैं, बहुत ज्यादा जो निर्माण की गतिविधियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन गुजरे दशक में जिस तरह से अंधाधुंध निर्माण हुआ है, जिस तरह से ट्रैवल और टूरिज्म का एक बूम आया है, उसने कहीं पर भी अनप्लान्ड जो एक निर्माण है उसके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि जितनी डिमांड आ रही है उससे ज्यादा सप्लाई नहीं हो पा रही है। मैं आपको एक निजी अनुभव बताता हूं कि केरल की अपनी एक यात्रा के दौरान मैंने पाया कि जितने टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे वो वहां पर उतनी संख्या में जगहें नहीं हैं उनके रुकने के लिए, और ये वजह है कि होम स्टेज, हॉलीडे होम्स और न जाने कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। यही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों के निर्माण और इनको लेकर किसी तरह की रिसर्च पर ध्यान नहीं देना एक बहुत बड़ी वजह है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह की अब स्थितियां पैदा हुई हैं और जिस तरह का ये प्रकोप हमें देखने को मिला, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। जी प्रशांत, बिल्कुल ये हम सबके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है और आगे के लिए भी इनको ध्यान में रखना चाहिए। आपने काफ़ी बखूबी इसको पेश किया और आप बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से अपनी सहयोगी पिंकी के पास जाना चाहूँगी। पिंकी, इस बार इस वायनाड में इस बार किस तरह के हालात है और क्या सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है? किस तरह से वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं? थोड़ी डिटेल दीजिए। वायनाड में जो भूस्खलन आया, देखिए आप बता दें कि यहाँ पर जो है जिस तरह से ये घर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, कुछ इसी तरह से घर जो है वो जगह जगह पर हुआ करते थे। केरला की अगर बात करें तो यहाँ का डेमोग्राफी ऐसा है कि एक तो हिली रीजन है वायनाड, दूसरा यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफी स्कैटर्ड है, यानी पूरी की पूरी बस्ती जो है वो एक जगह आपको नहीं दिखाई देगी। आपको इस तरह से अलग अलग घर जो है अलग अलग जगहों पर दिखाई देंगे, और यही कारण है कि लोगों का अनुमान लगाना कि कितने लोग कहाँ फंसे होंगे बहुत मुश्किल है। और जब लैंडस्लाइड आता है तो पूरी तरह से भूस्खलन ये अपने साथ मलबे के साथ लोगों को बहा कर लेके जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन लोगों को ढूंढना। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये कि एक के बाद ये लैंडस्लाइड आखिर हो क्यों रहा है। आपको बता दें कि ये जो ओवरऑल आप इलाका देखेंगे, यहाँ पर रबर प्लांटेशन जो है वो बड़ी संख्या में होता है, और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो पेड़ मिट्टी को अपने साथ नहीं रख सकते हैं, जिनके रूट्स सॉइल को एकजुट करके नहीं रख सकते हैं, वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा बना रहता है। पिछले कुछ सालों में प्लांटेशन की संख्या काफी बढ़ी है, साथ ही ऐसे ऐसे जगहों पर घर बनाए गए हैं जो कि एक तरह से नेचुरली जो है और इकोलॉजिकली वो सुरक्षित नहीं थे, और यही मुख्य कारण है कि जब लैंडस्लाइड आता है इस तरह से तो बड़ी संख्या में लोग अपनी जान भी गंवाते हैं। और इसके लिए बकायदा एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी कि किस तरह से ऐसी जगह में लैंडस्लाइड जो है वो बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा रिस्क देही हो सकते हैं। ये तो हमने देखा वायनाड से, लेकिन अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ, हिमाचल की तरफ। हिमाचल से अमनदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमाचल में 4 घंटे में हुई भयंकर बारिश। शिमला में बादल फटने के बाद 85 किलोमीटर के दायरे में 36 लोगों की तलाश जारी है। कुछ जिलों में भारी बारिश से रिकॉर्ड की गई है। चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, शिमला में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिसमें कुछ स्थानों पर भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। शिमला से हमारे रिपोर्टर अमनदीप जुड़ चुके हैं। अमनदीप, शिमला में भी भारी बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, वहां इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं?
हिमाचल में बारिश का कहर, कई जगह पे बादल फटने की घटनाओं सामने आई हैं और जहां पे 50 लोग अभी तक मिसिंग हैं और 2 लोगों की बॉडीज जो है वो रिकवर हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू एक अर्जेंट मीटिंग ली है जिसमें उन्होंने सारी स्टॉक ऑफ द सिचुएशन ली है कि आखिरकार जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है, कहां पे ये घटनाएं घटी हैं। हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं शिमला के आउटर एरिया से रामपुर की तरफ जा रहे हैं, जहां पे मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि नेशनल हाईवे जो है, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि रोल करें, इस पहाड़ के बीच में दिखाएंगे नेशनल हाईवे पे कैसे जगह जगह पे छोटी छोटी लैंडस्लाइड्स हुई पड़ी हैं, जिसकी वजह से कहीं से नेशनल हाईवे बंद है और कहीं पे रास्ता खोलने का काम जारी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अगर दूर से मेरे कैमरा पर्सन एस्टैब्लिश कर पाए, ये नेशनल हाईवे है शिमला से नारकंडा और रामपुर की तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे है और ये भी लैंडस्लाइड है। अभी कुछ समय पहले ही इसको क्लियर किया गया है, रोड को थ्रू किया गया है, छोटी सी लैंडस्लाइड यहां भी हुई है। इसी तरह शिमला के रामपुर में बादल फटने के बाद 36 लोग वहां पे गायब हैं। घरों के घर वहां पे पानी के बहाव के साथ बह चुके हैं और 2 लोगों के मरने की खबर आ रही है। इसके अलावा कुल्लू में भी बादल फटा है, मुलाना में जो डैम है वो ओवरफ्लो कर चुका है और मंडी में भी पानी पहुंच चुका है। ब्यास नदी जलथल हुई पड़ी है, जिसकी वजह से जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने खाली करवाने के आदेश दे दिए हैं। अगले 36 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है और आईएमडी ने भी अलर्ट इशू किया है। अगले 36 घंटे में बारिश होने का पूरा अनुमान है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि काले घने बादल जो है वो पहाड़ों के ऊपर छाए हुए हैं। इसी तरह से खतरा मंडरा रहा है क्योंकि अभी अगले 36 घंटे बहुत ही सेंसिटिव हैं, लेकिन उससे पहले ही बादल फटने की घटनाएं जगह जगह से सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड हुआ है, जिसकी वजह से जगह जगह पे बाढ़ आई है। जो नदियां हैं उनका जो पानी है उसका लेवल बहुत बढ़ चुका है। ब्यास हो, पार्वती हो, उसका लेवल बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से कुल्लू और मंडी के क्षेत्रों में लगातार अलर्ट कर दिया गया है। शिमला के रामपुर एरिया में बादल के फटने के बाद जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां से लोगों को विकेट कर दिया गया है, वहां से उनको सेफ जगह पे जाने के लिए बोल दिया गया है क्योंकि अगले 36 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने सुखविंदर सुक्खू हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से बात की है और हर तरह की जो हेल्प चाहिए होगी, चाहे वो एनडीआरएफ की टीमें हो, चाहे किसी और तरह की मदद हो, वो पहुंचाने के लिए बोल दिया गया है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की तरफ। 5 का पंच हमारे सहयोगी शरद बता रहे हैं कि आज किन शेयरों ने लगाया एक्शन भरा पंच। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे दिन में 5 अहम स्टॉक्स या थीम्स में लेके आता हूं, जहां पे एक्शन देखने मिलता है। एंड ऑफ कोर्स अभी अर्निंग सीजन्स के बीच में है, तो ऑफ कोर्स अर्निंग्स के ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हमें देखने मिल रहे हैं। सबसे पहला अर्निंग्स रहेगा सन फार्मा का। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, हालांकि यूएस की सेल्स की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है वीकनेस ज़रूर देखने मिली है, बट कंसोलिडेटेड बेसिस पे पैट और मार्जिन्स दोनों ही एस्टिमेट के ऊपर आए हैं। नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे लगभग 29% का उछाल देखने मिला है। दूसरा स्टॉक रहेगा डाबर। यहाँ पे देखें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 5% बढ़ा है बेसिस। रूरल डिमांड की बात करें तो यहाँ पे अर्बन डिमांड को आउटपेस किया है लगभग 350 बेसिस पॉइंट से। ये पहली तिमाही में जो है ओवरऑल मूवमेंट देखने मिली है। KRBL हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा। कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं पहले तिमाही की और जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 55% गिर चुका है। अर्निंग्स की इम्पैक्ट जो है वो हुई है बल्क एक्सपोर्ट्स की गिरावट के कारण, तो इस पे ज़रूर जो है नज़रिया रहेगा। लेकिन याद रखिए कंपनी ने हाल ही में मिडिल ईस्ट की जो है उनके जो है डिस्ट्रीब्यूटर को अभी हायर किया है, तो अगले 2 क्वार्टर तक जो है बुलिश नज़रिया देखने मिल सकता है। एस्टर डीएम हेल्थकेयर की बात करें तो कल जो है मार्केट आवर्स के बाद नंबर्स आए थे, नतीजे स्ट्रॉन्ग आए थे। पैट में लगभग आप कह सकते हैं 80% का ग्रोथ हुआ है, मार्जिन्स में 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, और इंटरेस्टिंगली इस नंबर्स में जो सेल हुई है गल्फ़ की बिज़नेस की उसकी भी थोड़ी प्रोसीड्स आई है, तो इसलिए आपको नंबर्स बड़े दिख रहे हैं। पर स्टॉक में अच्छी तेज़ी दिन के ट्रेड में देखने मिली थी। हमारा आखिरी स्टॉक जो 5 का पंच में है वो हमारा खबर सेगमेंट का है, वो है आपका ब्लू जेट हेल्थ केयर। यहाँ पर डीलर से बातचीत हुई और पता चला कि HNI बाइंग देखने मिल रही है, स्पेशली मार्केट इन्वेस्टर्स को लेके। वॉल्यूम्स में भी अच्छी इंप्रूवमेंट आई, 3 गुना अपने 20 दिन के एवरेज पे वॉल्यूम्स आ गया। और इसके अलावा जो अगर इन्वेस्टर्स, दिग्गज इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है बैंक में, आई मीन द कंपनी में, वो इंक्लूड करते हैं आपके नॉर्जस बैंक और वैल्यू क्वेस्ट एडवाइजर्स। फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स हैं 7 अगस्त को आने वाले हैं। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल सकते हैं।
बढ़ते हैं आगे। और अक्सर प्रॉपर्टी डेवलपर घर खरीदारों को तमाम तरह की सुविधाएं देने का वादा करते हैं, लेकिन फ्लैट डिलीवरी के समय कई बार खरीदार ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें सुविधाएं या तो मिलती नहीं या देरी से मिलती है। ऐसी प्रैक्टिस पर अब महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी यानी महारेरा सख्ती से निपटेगी। क्या है ये पूरी खबर, बता रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। जी अनुराग, बताएं। महाराष्ट्र रेरा की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। घर खरीदारों के हित के लिए नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिसमें डेवलपर को, बिल्डर को एमिनिटीज़ की डिलीवरी डेट भी बताना जरूरी होगा। यानी घर खरीदते समय जो जो वादे किए जाते हैं बिल्डर के द्वारा, आपको स्विमिंग पूल या फिर कॉमन एरिया या फिर चिल्ड्रन एरिया, तमाम तरह के जो वादे होते हैं एमिनिटीज़ से जुड़े हुए, वो उसकी तय डेट भी बतानी जरूरी होगी। इसके अलावा ओसी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो है, उसकी प्रपोज डेट भी बतानी जरूरी होगी। और ये सारी चीज़ें जो सेल एग्रीमेंट के अंदर ही जो एनेक्चर 1 होगा वहाँ पर बतानी जरूरी होगी। इसके अलावा जो घर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसमें भी अगर बदलाव करने हैं डेवलपर को, तो 2/3 घर खरीदारों की मंजूरी जरूरी होगी और ये रेरा से मंजूरी लेकर ही किया जा सकेगा। तो ये नियम जो है महाराष्ट्र रेरा ने कंपलसरी कर दिए हैं। इसको लेकर सुझाव मांगे गए थे सभी पक्षकारों के से, और फिर घर खरीदारों के हितों की रक्षा करते हुए, क्योंकि ऐसी कई शिकायतें आती थी कि डेवलपर ने फ्लैट बुक करते समय एमिनिटीज़ बहुत सारी प्रॉमिस की थी, लेकिन उसे डिलीवर नहीं किया, या फिर डिलीवर किया तो बहुत इंतज़ार के बाद किया। लेकिन अब सेल एग्रीमेंट में ही डेवलपर को ये बताना ज़रूरी होगा कि उसकी डिलीवरी डेट कब होगी। अगर आप वाहक चालक हैं और फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज से फास्टैग से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित के पास। जी समीर, बताएं। फास्टैग से जुड़े हुए नए नियम 1 अगस्त से लागू होने जा रहे हैं। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी गाइडलाइन 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगी और ये विशेषकर जो फास्टैग सर्विस प्रोवाइडर हैं उन पर लागू होंगी। आपको विस्तार से बता दें कि 1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2024 के बीच में जो फास्टैग सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको जो फास्टैग जारी करे हैं 3 से 5 सालों के बीच में उनकी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जितनी भी जरूरी जानकारी है वो जो उन्होंने फास्टैग जारी किए हैं उसका केवाईसी उन्हें पूरा करना होगा। इसके साथ ही साथ जो 5 साल पुराने फास्टैग हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। 5 साल पुराने फास्टैग को बदलना होगा और जो नया फास्टैग लगेगा उसमें जितनी भी संबंधित जरूरी जानकारी है वो लिंक करनी होगी। ये भी आपको बता दें कि अगर आप नया वाहन खरीद रहे हैं तो 90 दिनों के भीतर आपको अपने फास्टैग के साथ में वाहन से जुड़ी हुई जो जरूरी डिटेल्स हैं उसको लिंक करनी होगी, वो प्रोवाइड करनी होगी। यही नहीं, जो फास्टैग सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्हें अपना डेटाबेस, जो फास्टैग का डेटाबेस है उसको वेरीफाई करना होगा, सत्यापित करना होगा। इसके साथ ही साथ ये भी है कि जो फास्टैग सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्हें ये भी इसको अनिवार्य करना होगा कि जो वाहन है उसके फ्रंट साइड की फोटो और साइड की फोटो ये भी अपलोड करनी होगी। आपको बता दें कि इसके अलावा जो वाहन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो चेसिस नंबर है ये भी फास्टैग के साथ लिंक करना होगा। और यही नहीं, फास्टैग के साथ में जो वाहन है उसका मोबाइल नंबर जो है, वाहन का जो मालिक है उसका मोबाइल नंबर जो है उसको भी लिंक करना होगा, यानी कि फास्टैग को मोबाइल नंबर के साथ लिंक करना होगा। तो ये सभी जरूरी नियम 1 अगस्त से लागू होंगे। हालांकि इसमें काफी नियम जो है वो पहले से लागू हैं, लेकिन एनपीसीआई की तरफ से गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं वो ज्यादातर जो फास्टैग सर्विस प्रोवाइडर हैं उन पर लागू हो रही हैं। इसके पहले भी एनएचएआई की तरफ से ये जारी किया गया था कि फास्टैग आपको विंड स्क्रीन के सामने ही लगानी है और ऐसा नहीं करने पर अगर आप टोल लेन में दाखिल होते हैं और आपने फास्टैग सामने नहीं लगाया है तो डबल टोल आपका कटेगा, ये पेनल्टी आप पर लगाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के फास्टैग को लेकर के एक अहम जानकारी और आंकड़ों के लिहाज से आपको बता दें तो फिलहाल फास्टैग का पेनिट्रेशन वो करीब 98% है। 8 करोड़ से ज्यादा लोग फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सरकार को लगता है कि नए नियमों के जरिए ये आंकड़े और बढ़ेंगे और फास्टैग की जो सफलता है उसको वो आगे ले जा पाएगी। तो ये थी फास्टैग को लेकर
अहम जानकारी जो मेरे सहयोगी ने आप तक पहुंचाई। बढ़ते हैं आगे और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। हालांकि बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। क्या है ये नियम और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, एक बार समझ लेते हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह से। वित्त वर्ष 2024 के लिए जो आईटीआर भरे गए हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए, वो 7 करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए और आखिरी तारीख 31 जुलाई थी और उसके बाद सरकार ने किसी भी तरह का एक्सटेंशन नहीं दिया है। लेकिन जिन लोगों ने रिटर्न नहीं भर पाए उनके लिए एक और मौका है बिलेटेड रिटर्न का, जो पेनल्टी के साथ होगा। 31 दिसंबर तक आप वो बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। वहाँ पर 5,000 रुपये की पेनल्टी है। अगर आपकी कुल आय 5 लाख से कम है तो पेनल्टी आपके लिए 1,000 रुपये की है और जो आपकी कुल टैक्स की देनदारी है उस पर ब्याज भी लगेगा। हर महीने का 1% का कुल जो टैक्स लाइबिलिटी है उस पर ब्याज भी देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने टैक्स बचाया है, टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, डिडक्शन लिए हैं आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में, पीपीएफ में, होम लोन के इंटरेस्ट में, एनपीएस में, पूरे साल अगर आपने उस वहाँ के लिए निवेश किया है या डिडक्शन लिए हैं और आप रिटर्न नहीं भर पाए तो वो सब डिडक्शन का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि लेट रिटर्न भरने के लिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है वो न्यू टैक्स रिजीम है। वहाँ पे थोड़ा आपको टैक्स कम लग सकता है अगर कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन आप शुरू में ही डिडक्शन के हिसाब से आप ओल्ड टैक्स रिजीम में थे और रिटर्न नहीं भर पाए तो अब आपको वो जो डिडक्शन जो थे उनका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और लेट रिटर्न जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में ही भरना होगा, पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में नमस्कार।